गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य होता है वो संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि वन हुआ, जल हुआ, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा हुई, शक्ति के संसाधन हुए जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, या जो भी संसाधन है जो हमें प्रकृति द्वारा स्वयं ही मिल जाते हैं, हमें उन्हें प्राप्त करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ये संसाधन मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद हैं, अर्थात वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा स्वयं प्रदत्त होते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार से होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। पहले हम पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं या जिनका एक बार हम अपनी उपयोग में लेने के बाद उसका दोबारा या कई बार उपयोग में ले सकते हैं, वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जैसे वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें मानव द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वन संसाधन, इनसे जैसे वन से मिलने वाले विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हुई, फल हुए और जड़ी बूटियाँ हुई, या वन से प्राप्त होने वाली लकड़ी हुई, इनका क्या है, यदि एक बार हम उपयोग करेंगे तो दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, तीसरी बार भी, मतलब जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें आ जाते हैं वन संसाधन। जल संसाधन, जल संसाधन का भी ऐसे ही हम जितना उपयोग करना चाहें हम उतना उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधन, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का संसाधन भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये कि नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो प्राकृतिक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका एक बार यदि हम उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उपयोग करने में, इनको बनने में या इनका दोबारा उपयोग करने में काफ़ी समय लगता है, या इनका यदि एक बार हमने पूरी तरह से उपयोग कर लिया तो इनको प्रकृति द्वारा दोबारा बनाने में हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है। उतना ही अत्यधिक दाब, तापमान, सब कुछ मिलाकर फिर जो समय लगता है वो समय एक मानव जाति के लिए दे पाना मुश्किल होता है। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन बहुत बहुमूल्य होते हैं और इनका हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ या प्राकृतिक गैस। ये हमें भूगर्भ से ही प्राप्त होते हैं, मतलब पृथ्वी की धरातल के अंदर गर्भ से प्राप्त होते हैं और इनको बनने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं और अपनी ज़रूरत के आधार पर ही करें। वैसे तो प्राकृतिक संसाधन कितने भी हों, चाहे वो आपके शक्ति के संसाधन हो, चाहे ऊर्जा संसाधन हो, चाहे वन संसाधन हो, चाहे जल संसाधन हो, इनका उपयोग मानव जाति को अपनी उपयोगिता के आधार पर ही करना चाहिए। यदि हम अपनी उपयोगिता के ज़्यादा इनका उपयोग करते हैं या इनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते हैं तो इनका क्षय होने लगता है, फिर इनको दोबारा बनाने में बहुत समय लगता है और कहीं ना कहीं हम बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। जैसे आज प्राकृतिक संसाधन में जो हम अध्ययन करेंगे वो है जल संसाधन। जल संसाधन से आप जानते ही हैं कि जल संसाधन वो जल जो हमें प्राप्त होता है, चाहे वो कृषि के लिए प्राप्त हो, चाहे हमारे पीने के लिए प्राप्त हो या किसी भी चीज़ के लिए प्राप्त हो, जल हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। जल संसाधन मानव, कृषि और देश के विकास के लिए जल एक अनिवार्य घटक है। जल को अति विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं तथा बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी उपयोगिता और विकास को ध्यान में रखते हुए सन 1987 में देश में एक राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई। इस जल नीति का यही उद्देश्य था कि हम इसका जो जल संसाधन है इसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। भारत में जो जल संसाधन है, जो जल संसाधन की उपलब्धता है वो हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक पृष्ठीय जल, दूसरा भूमिगत जल। पृष्ठीय जल वो कहलाता है जो हमें धरातल के ऊपर प्राप्त होता है और भूमिगत जल वो कहलाता है जो हमें धरातल के गर्भ से प्राप्त होता है। जैसे पृष्ठीय जल के बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठीय जल मुख्यतः हमें नदियों, झीलों और तालाब के रूप में मिलता है। नदियों में जल हमें वर्षा और बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होता है। भारत की नदियों में जो जल की उपलब्धता है वो 16.7 करोड़ हेक्टेयर मीटर है
और जो भूमिगत जल होते हैं, भूमिगत जल में हमारे आ जाते हैं कुआं है, नलकूप हैं या अन्य साधन हैं। भूमिगत जल जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कुओं, तालाब और जल उत्थान के अन्य साधनों द्वारा प्राप्त होता है। भारत में भूमिगत जल की उपलब्धता लगभग 433.9 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष है। ये देखिए, ये है हमारे भूमिगत जल, एक नल और दूसरा कुआं। इनसे हमें धरातल के नीचे से जल प्राप्त होता है। अब आती है भारत की जल नीति। भारत की जो जल नीति है, जब हम जल का अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं या जल कहीं ना कहीं जल प्रदूषण या कई समस्याओं का जब हम सामना करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा या कुछ भी चीज़ के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए या इनके संरक्षण के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं। तो हमारे देश में भी जल को बचाने के लिए या जल को संरक्षण करने के लिए कई प्रकार की नीतियां बनाई गई, और जिनका उद्देश्य भी यही रहता है कि हम उनका अपनी जल जो भी संसाधन हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी हम अपनी उपयोगिता के आधार पर उनका उपयोग करें। तो भारत की जो जल नीति है वो 1987 में देश की राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई थी। इस नीति के कार्यक्रमों तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं, आयोग, संस्थान, अनुसंधान केंद्र, जल बोर्ड तथा परिषदों का निर्माण किया गया, जिनका उद्देश्य पानी के स्रोतों का पता लगाना, पानी की गुणवत्ता की जांच करना तथा समस्याग्रस्त पानी को सुधारना। या जैसे जल प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण के कारणों को पता लगाना कि किन कारणों से, मान लो किसी कारखाने का जल किसी नदी में प्रभावित हो रहा है या कोई किसी शहर का गंदा जल किसी नदी में प्रभावित हो रहा है, तो उस नदी का जल तो प्रदूषित हो गया। तो हमें जो इस तरह की समस्याएं हैं जो जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं, तो उनके सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें भारत की जल नीति के अंतर्गत आती हैं। या हमें उनकी गुणवत्ता की, यदि हमें कहीं से कोई जल प्राप्त हो रहा है तो कितना शुद्ध है, कितना उसमें क्या कीटाणु मिले हुए हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाना। या ये भी एक मुख्य है कि हम कहाँ पर, जैसे हमने रेगिस्तान देखा, तो रेगिस्तान में तो बारिश होती नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी उपलब्ध कराना है। तो इस तरह की कई उपकरण आते हैं जिससे हम जल की धरातल के गर्भ में, मतलब भूमिगत जल की उपयोगिता या भूमिगत जल कहाँ पर है, हम उसका पता लगाएं। ये सभी कार्य जो भी होते हैं वो भारत की जल नीति के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत की जल नीति का निर्माण किया गया था 1987 में, जिसका उद्देश्य हमने बताया पानी के स्रोतों का पता लगाना, पानी गुणवत्ता की जांच करना और समस्याग्रस्त पानी को सुधारना। आगे हम देखते हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण की समस्या क्यों आती है? जब हम जल का अत्यधिक उपयोग कर लेते हैं या अपनी आवश्यकता से अधिक उपयोग कर लेते हैं, या उन्हें हम लाइटली ले लेते हैं, ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, या जब जल प्रदूषण जैसी भयानक समस्या का सामना हम करते हैं, तब हमें जल संरक्षण का सामना करना पड़ता है और जल संरक्षण के लिए सोचना पड़ता है। और आज हम भारत देश में जल संरक्षण या जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिसका उपाय यही है कि हम जल को किसी भी तरह से संरक्षण करें या सुरक्षित रखें, ताकि हमें कुछ नहीं तो पीने के योग्य तो पानी मिल सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जल जीवन का अमृत है। वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हिमनदों और बादलों के रूप में पाया जाता है, और हम देखते हैं पीने का पानी हमें नदियों के रूप में मिलता है, झील के रूप में मिलता है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। नलकूप और कुओं का पानी भी हम पीने के लिए करते हैं। चूँकि नल और कुआं भूमिगत जल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वहाँ उसका पानी तो साफ रहता है, लेकिन जो नदियों का जो पानी होता है, वो नदियाँ जब हम किसी भी ग्लेशियर से निकल कर आती हैं तब तक तो वो शुद्ध रहती, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती हैं, जहाँ जहाँ मानव जाति निवास करती है, तो वो धीरे धीरे, या जहाँ जहाँ बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वन का जल उनमें प्रभावित कर दिया जाता है, जिससे वो प्रदूषित हो जाती हैं। और उनका जल जब मनुष्य या जीव जंतु उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर उनका असर पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें जल संरक्षण की ज़रूरत होती है, और हम जल संरक्षण तभी कर सकते हैं जब हम जल की अहमियत को समझेंगे और इसके बचाव के लिए जो प्रयास होते हैं वो करेंगे। अब आते हैं हम जल संरक्षण के प्रयास हैं या जो उपाय हैं हम कैसे कर सकते हैं या कौन कौन से कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जल संरक्षण के उपाय, तो भारत में जल का जो मुख्य स्रोत है
दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून है। हम ये जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो भारतीय कृषि है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा होगा तो हमारी कृषि भी अच्छी पैदावार होगी। यदि मानसून थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाता है या देरी से आता है या लगातार होता है तो उसका प्रभाव भी हमारी कृषि पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं। तो भारत का जो मानसून है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून है। और वर्षा की अवधि और मात्रा हम जानते हैं कि हमारे देश में कहीं मौसमराम है जहाँ लगातार वर्षा होती रहती है, रुकती ही नहीं, तो कहीं रेगिस्तान है जहाँ बारिश होती ही नहीं। तो भारत के ऐसे भारत के अलावा विश्व के भी ऐसे कई देश हैं, कई भाग हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा और अवधि दोनों में अलग अलग प्रकार से अंतर पाया जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जल का संरक्षण करें, सतही जल का संरक्षण करें, भूमिगत जल का संरक्षण करें। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे कि सतही जल के संरक्षण की हमें आवश्यकता है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। पहला है भंडारण द्वारा जल का संरक्षण करना। तो भंडारण द्वारा जल का संरक्षण ऐसे कि हम यदि देखते हैं कि हम जलाशय या तालाबों का निर्माण करते हैं और उसमें वर्षा के जल को एकत्रित करेंगे तो निश्चित ही हम उससे उस जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो धरातली स्वरूप है वो समतल हो, जिस पर हम जलाशय या बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कर सकें। तो यदि हम किसी जगह पर तालाब का निर्माण करेंगे और उसमें हम जो जल वर्षा का जल सुरक्षित रखेंगे तो भविष्य में हम उसका उपयोग अपने पीने के लिए भी कर सकते हैं, या जिस क्षेत्रों में जल की समस्या है तो उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित भी कर सकते हैं। अब अगला आता है वर्षा जल का संरक्षण। वर्षा जल का संरक्षण उन जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप जाइए, चूँकि वो पूरी तरह से चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी यदि हम वहाँ पर देखें तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वहाँ के लोग मोस्टली वर्षा का जो जल होता है उसका संरक्षण करते हैं। तो इसके लिए करने का जो तरीका वो ये होता है कि जो घर बने रहते हैं उनमें उनकी छतों पर हम इस तरह के बनाते हैं कि इस तरह थोड़ी दीवार उठा देते हैं जहाँ पर हम जो वर्षा का जल है वो एकत्रित हो सकता है, या हम स्टोर कर सकते हैं, या हम ज़मीन के नीचे पक्का कोई गड्ढा बनाकर भी जल को सुरक्षित रख सकते हैं और बाद में उसी जल का उपयोग हम पीने के लिए या अन्य किसी चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आता है अगला भूमिगत जल संरक्षण। भूमिगत जल संरक्षण से तात्पर्य है जो हमें भूमि के अंदर से या जैसे नलों से या कुओं से जल जो प्राप्त होता है उसका संरक्षण कैसे करें। तो नल का संरक्षण भी हम कर सकते हैं भूमिगत, जैसे हमें कुएं का जल का संरक्षण करना है तो हम कोशिश करें कि जो कुएं में जल प्राप्त हो रहा है वो उसे हम ढाँक दें या उसमें छोटी छोटी जालियाँ लगा दें ताकि वो गंदा ना हो और वो सुरक्षित रहे। और कोशिश करें कि हम अधिक पेड़ तो हमें वैसे भी लगाना है, लेकिन यदि हमें भूमिगत जल को और अधिक संरक्षित करना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाने से जो वर्षा होती है वो वर्षा का जल वो पेड़ों के सहारे धीरे धीरे रुक कर धरती में समाहित हो जाता है, जिससे जो इनका वाटर लेवल होता है नलों का कुओं का वो एकदम से बढ़ जाता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं आती है। तो भूमिगत जल को यदि हमें संरक्षित करना है या सुरक्षित रखना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की ज़रूरत होती है। अगला आता है कृत्रिम पुनर्भरण। कृत्रिम पुनर्भरण से तात्पर्य होता है कि हम एक कृत्रिम पद्धति होती है, वो पद्धति जहाँ पर वर्षा नहीं होती है या 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ऐसे स्थानों में हम जल को कैसे बचाएं या कैसे संरक्षित करें। तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे से गड्ढे खोदेंगे और उनको मिट्टी से उनके चारों तरफ मिट्टी लगा देंगे और उसमें जो वर्षा का जल होगा वो उसमें काफ़ी लंबे समय के लिए हम छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, जो वर्षा का जल है वो साफ भी होता जाएगा मिट्टी के सहारे और धीरे धीरे वो जल हमारी धरती के अंदर समाहित होता जाएगा। तो उसके थ्रू जो हमें वो धरातल पे जो जल प्राप्त हो रहा है उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भी जल को संरक्षित कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है घरेलू स्तर पर जल का संरक्षण। घरेलू स्तर तो बहुत आसान है कि हम घर में रहकर भी जल का संरक्षण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम घर में जल का जो भी उपयोग करते हैं और यदि हमारे घर में कोई बाग बगीचा है या कोई भी पौधे लगे हुए हैं तो हम उनमें अलग से कोई पानी डालने की
बजाय जो हमारा घर के काम में जो पानी निकलता है या जिनका उपयोग करते हैं, उन्हें हम छोटी छोटी सी नालियाँ बनाकर उस जल को हम पेड़ पौधों में प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जो उन पे लगने वाला जल है वो भी बचेगा और उनको जल भी प्राप्त हो जाएगा। और जो पानी हम किचन में या अपने घर के काम में उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं, उसका उपयोग भी निकल जाएगा। तो इस तरह बच्चों, यदि हम जल का संरक्षण, इन उपाय के अलावा और भी कई उपाय हैं। एक तो सबसे पहले यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, या घर में नल खुला चल रहा है तो उसको हम बंद कर दें। इसके अलावा यदि कोई नल हम देख रहा है उसकी टोंटी खराब है तो हम उसको सुधरवा दें, या कोई पानी वेस्टेज हो रहा है या कोई दूसरा भी उस पानी को बर्बाद कर रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। कोई नदी में गलत सामान फेंक रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा तो हम एक देश के नागरिक होने के नाते हम उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह ऐसे कई उपाय हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 5 ही आपको बताए हैं, लेकिन ऐसे कई उपाय हैं जिससे हम अपने जल को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। इस तरह बच्चों, हमने देखा कि हम जल का संरक्षण करके जल संसाधन का उपयोग जीवन भर कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी जल संसाधन का पूरा उपयोग करने देंगे। धन्यवाद।